हेलो दोस्तों, परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ की श्रृंखला को स्टार्ट करते हुए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या की अवधारणा को पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे जो कि पिछले ईयर में आए थे और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और SCERT की बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जिनका भी मैथ वीक है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको भी मैथ की ज़रूरत है और जिसको एकदम बेसिक से नहीं पढ़ने को मिलता है, उनसे आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और आप लोगों को अच्छा लगेगा तभी करिएगा और मुझे विश्वास है कि वीडियो अच्छा लगेगा। और दूसरी बात ये है कि हम लोग एकदम जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं और ये मेरा विश्वास है कि जो भी पढ़ेगा उसका बैक तो कभी नहीं लगेगा और वो अच्छा मार्क्स पाएगा। और आप लोगों को ऐसे पढ़ना है कि जो भी वीक स्टूडेंट हैं, आप लोगों को इतना अच्छे से पढ़ना है और इतना अच्छे से बताया जाएगा बेसिक से, जीरो लेवल से, कि आप लोगों को जो तेज़ लड़के हैं वो जितना नंबर पाएंगे उन लोगों के बराबर नंबर पाना है। चाहे आप लोगों को मेहनत करना पड़े थोड़ा सा या पढ़ना पड़े, जो चीज़ें आप नहीं सीख पाएँ कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले रिवीजन। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में कहा गया था, नेचुरल नंबर को n से दर्शाएंगे तो 1 से शुरू होता था, ऐसे ऐसे लिखते थे। तो पूर्ण संख्या है p से अगर लिख दें तो इसको 0 से 1 से ऐसे शुरू करते थे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, ये बताया गया था। अब 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है क्योंकि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या होती है, ये सब बताया गया था। अनुवर्ती निकालना गया था, लेकिन एक और क्वेश्चन बताया गया था, जैसे अनुवर्ती का अनुवर्ती निकालना है या पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती। जैसे 20 का कहेगा पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, तो 20 का पूर्ववर्ती हो गया 19, 19 का पूर्ववर्ती 18। तो आप लोग नोट्स भी बनाएंगे, जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है उसके डिफिनीशन को लिखिए और जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसको काफ़ी भी सही ढंग से लिखिए कि 20 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो नोट्स रहेगा तो आप लोग को रिविजन करने में आसानी होगी। तो ये बताया गया था। क्रमागत संख्या लिखना बताया गया था, जैसे 2, 3, 4, तो ये सब बता दिया गया था। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, क्या बताया गया था, जैसे और 3 क्रमागत संख्या दिया है, ठीक, और पहली का और तीसरी का योग दिया है और बीच वाला निकालना है, तो इन दोनों को जोड़कर और 2 का भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये बीच वाला अगर निकालना है तो क्वेश्चन में क्या देगा, पहली और तीसरी का योग 14 है, तो बीच वाला निकालिए, तो बीच में 2 का भाग दे देंगे तो 7 आ जाएगा, यानी पहली तीसरी का योगफल दे देगा तब ये निकालना है। और दूसरा क्या बताया गया था, इन तीनों का योग दे देगा। जैसे ये 6, 7, 13, 8, 21 कहेगा 3 क्रमागत संख्या का योग 21 है, 3 क्रमागत संख्या का योग 21 है, तो बीच वाली संख्या बताइए। तो बीच वाली संख्या कैसे हो जाएगी, तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे देंगे, 7 आ गया। ठीक, या तो कहेगा बीच वाली संख्या या कहेगा तीनों संख्या बताइए, तो बीच वाली निकल गया 7, तो क्रमागत निकालना है तो इससे एक पहले होगा इससे बाद में होगा, तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। तो ये बात बताया गया था। तो इसको आप लोग बढ़िया से समझ जाएं कि क्रमागत संख्या कैसे होती है और कैसे 2 प्रकार से ये क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक, और इसको बीजगणित में भी बताया गया था। ठीक, लेकिन ये जब 3 क्रमागत संख्या रहेगी तभी लगेगा। अब मान लीजिए दे देगा विषम में दे देगा, तो अगर 5 क्रमागत संख्या का योग दे देगा, ठीक, मान लीजिए 45 दे दिया, तो अगर बीच वाली संख्या निकालना है तो बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, 45 में 5 क्रमागत है तो 5 का भाग यानी 9 हो जाएगा, यानी संख्या क्या हो जाएगी क्रमागत, एक 9 हो जाएगा बीच वाला। 5 संख्या है तो 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, यानी 10, 11 इधर हो जाएगा और ये 8 और 7 इधर हो जाएगा, यानी ये 5 संख्या हो जाएगी। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 45। ठीक, लेकिन अब एक ध्यान रखने वाली बात है कि 5 क्रमागत संख्या हो गया और ये 3 क्रमागत संख्या होगा। 3 क्रमागत होगा तो पहली और तीसरी का योग देगा तो बीच वाला निकाला जा सकता है, लेकिन 5 में पहली और आखिरी का योग करेंगे, देखिए जैसे 7 है और 11 है, इसका योग करेंगे तो 18/2, ये क्या आ जाएगा, 9 आ गया, तो बीच वाली संख्या आ गई। ठीक, पहला का और आखिरी का योग करेंगे, 2 का भाग दे देंगे तब भी आ जाएगी, या इन दोनों संख्याओं को जोड़ के भाग दे देंगे 2 का, तब भी आ जाएगी बीच वाली संख्या। यानी बीच वाली संख्या निकालना है तो लास्ट वाले संख्या का जोड़ के 2 का भाग दे देना है। ठीक,
तो ये 3 और 5 में ही एप्लीकेबल है। ठीक, जब ये 3 और 5 क्या है, ये दोनों विषम संख्याएं हैं, यानी कि जब विषम नंबर में कहेगा, यानी क्रमागत 3, क्रमागत 5, क्रमागत 7, तभी ये लगेगा। क्रमागत 4 में क्यों नहीं लगेगा, देखते हैं। जैसे कहेगा क्रमागत 4 संख्या का योग अगर 10 है तो कैसे आप करेंगे, ये 4 संख्या है, क्रमागत 10 है। ठीक, तो 10 में 4 का भाग दे देंगे तो 2.5 आ जाएगा, तो दशमलव में आ गया। और ये नहीं भी होता है, जब बीजगणित पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी यहाँ तक के लिए ये पेपर में भी आया है क्वेश्चन। और क्रमागत 3 करेगा और क्रमागत 5 कहेगा, तो क्या करना है, सबको जोड़ के उसका भाग दे देंगे, और तीनों का योग देगा तब उतने का भाग दे देंगे, तो बीच वाली संख्या निकलेगी। इतना आ गया कंसेप्ट ऑफ समझ में। अब आज की क्लास को शुरू करते हैं, और आज की क्लास क्या है, इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ठीक, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज से हम लोग का मैथ शुरू होगा और ये आगे बहुत काम भी आएगा। ठीक, तो हम लोग मैथ को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ना कि हम लोग कुछ भी रटेंगे नहीं। ठीक, तो ये कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण, और ये सीटेट में भी पूछ देता है, और कभी कभी अगर मन करेगा तो यूपी टेट में ही पूछ देगा, लेकिन इसका कम चांस है। लेकिन सीटेट का ये फेवरेट चीज़ है और इसको समझना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक ठीक, संक्रिया का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस, या तो गुणा या तो भाग। कहीं भी अगर संक्रिया लिख दी जाए गणित में, संक्रिया का मतलब यही होता है कि जोड़ घटाना गुणा भाग करना। ठीक, अब ये पूर्ण संख्याओं पे कैसे लागू होगा ये देखेंगे। ठीक, यहाँ पे जगह है बुक में ये सब खाली, तो इसको आप समझेंगे। पहला क्या है, संवरक प्रगुण। योग का है तो योग को अभी छोड़ देते हैं, पहले संवरक को समझते हैं। संवरक का मतलब ये होता है, कहीं भी अगर संवरक प्रगुण अगर रहेगा, ठीक, ये बहुत लोगों को भूल भी जाता है, तो इसको आप देखेंगे। संवरक का मतलब ये होता है कि कोई भी दो संख्या ले लीजिए, जैसे पूर्ण संख्या ले लिया आप। ठीक, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 ऐसे होती है। तो कोई भी 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कुछ नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0 और 1 ले लिए। ठीक, इसको अगर हम क्या करें, इस पे अगर संक्रिया अप्लाई करें, संक्रिया मतलब ये जोड़ घटाना गुणा भाग अप्लाई करें। ठीक, तो पहले इसको जोड़ते हैं, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी 2 पूर्ण संख्या ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। ठीक, इसको आप समझिएगा। 0 में 1 जोड़ दिए तो क्या आया, 1 आया। अगर हम क्या करें, घटाना वाला बाद में देखेंगे, ये जोड़ का है तो जोड़ का, घटाना वाला भी देखेंगे। ठीक, लेकिन योग का पहले पढ़ते हैं। तो 0 में 1 जोड़ दिए तो क्या आ गया, 1 आ गया। 1 क्या है, पूर्ण संख्या। 0 क्या है, पूर्ण संख्या। ये भी क्या है, पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या में अगर पूर्ण संख्या जोड़ें, पूर्ण संख्या ही आती है। तो ये संवरक नियम को फॉलो करता है, यानी कि योग प्रक्रिया में संवरक नियम अप्लाई होता है, यानी कि योग प्रक्रिया के लिए संवरक नियम सही है। यानी कि ये हमेशा होगा, कोई भी 2 पूर्ण संख्या ले लीजिए, जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या ही आएगा। यानी कि संवरक नियम को जोड़ने पर फॉलो होता है। ठीक, संवरक नियम जोड़ने पर फॉलो होता है। जैसे मान लीजिए 2 ले लीजिए, 6 हो गया एक पूर्ण संख्या, एक 10 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आ गया, ये भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक, पूर्ण संख्या का डिफिनीशन कल बता चुके हैं, 0 1 2 ऐसे। तो ये यानी कि संवरक नियम को फॉलो करता है। संवरक नियम समझ गए, ये हो गया योग का। यही सब लिखा होगा आगे, देखिए लिखा है 2 पूर्ण संख्याओं को योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। तो नोट्स भी आप लोग बनाएंगे तो ये हेडिंग ऐसे लिख देंगे, फिर एग्जाम्पल जो दिया है बुक में वैसे भी लिख लेंगे। लेकिन इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण संख्या में अगर पूर्ण संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा पूर्ण संख्या आएगी। इस संवरक नियम समझ गए। ये मल्टीप्लाई घटाना में भी देखेंगे, लेकिन अभी जोड़ का देख रहे हैं। अब ये जोड़ का लिखा है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का नियम है। ठीक, विनिमय मतलब क्या होता है, आप लोग पहले पढ़े होंगे कि पहले अगर जो हिस्ट्री पढ़ता होगा वो पढ़ा होगा कि पहले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। ठीक, पैसे रुपए की जगह पे हम लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे कि आप हमसे ये वस्तु ले लो, आपकी जरूरत ये है तो हम आपको ये वस्तु दे देते हैं। तो वस्तुओं का आदान प्रदान पहले होता था, हम दूसरे की जरूरत की हम दे देंगे, वो हमारी जरूरत की हमको दे दें। तो वस्तुओं के आदान प्रदान प्रणाली भी पहले चलती रहती थी। तो विनिमय का मतलब ये होता है। क्रम का मतलब होता है कि क्रम को बदलना, यानी कहने का मतलब है अब योग है
तो योग के बारे में देखना है। ठीक, विनिमय का मतलब आगे समझ में। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें ये 2 है, ठीक, और +3 है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन इसको अगर हम क्रम बदल के जोड़े, ये 2 में 3 जोड़े हैं, अब 3 में 2 जोड़ दिए, तब भी तो 5 ही आ गया। यानी कि आप इसका क्रम बदल के भी जोड़ देंगे तो इसका मान सेम रहेगा। यानी कि योग का क्रम विनिमय नियम भी पूर्ण संख्या फॉलो करता है। ठीक, ये पूर्ण संख्या है 2, ये भी पूर्ण संख्या है 3, जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन इसका क्रम बदल देंगे तब भी ये क्या आया? 5 ही आया। ठीक, यही सब ये सब लिखा है। मेन मतलब यही है कि क्रम बदल के जोड़ने पर भी मान नहीं बदले, तो ये फॉलो करता है। इसके बाद देखेंगे, जैसे वही लिखा है कि 2 पूर्ण संख्या लिया है 3 और 5, और जोड़ने पे क्या आया है? पूर्ण संख्या आया है। ठीक, क्रम बदल के जोड़ा है, 5 और 3 कर दिया है, इसका इधर इसका इधर, तब भी 8 है। यानी क्रम विनिमय नियम फॉलो होगा, तो यही लिखा है। इसके बाद तीसरा है, ठीक, यही लिखा है 2 पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी क्रम भी बदल देंगे तो वही आएगा, उतना ही आएगा, तो ये क्रम विनिमय नियम है। फिर अब तत्समक अवयव, ये पहले सेमेस्टर में जब बताए थे वीडियो में बहुत अच्छे से बताए थे, और ये यूपी टेट में भी कई बार आ चुका है। ठीक, तत्समक जहाँ भी आ जाए, ये योग लिखा है तो योगात्मक तत्समक इसको कहेंगे। तत्समक आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो न बदले, जो वैल्यू न बदले। जैसे 5 है, एक संख्या ले लिया जाए, अगर इसका कहेगा कि योगात्मक तत्समक ज्ञात कीजिए, यानी तत्समक अवयव योग का ज्ञात करना है, तो इसमें क्या ऐसा चीज जोड़ेंगे जिसकी इसकी आइडेंटिटी यही रहे, यानी 5 का 5 ही रहे, ये बदले ना। तो अगर हम देखेंगे इसमें अगर 0 जोड़ देते हैं तो ये वैल्यू तो 5 ही रहेगी। यानी कि 0 क्या है? योगात्मक तत्समक, और ये हमेशा 0 ही रहेगा। जैसे अगर 5 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 5 की आइडेंटिटी तो बदल गई, तो ये 6 आ जाएगा, तो इसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, अब 6 आ गया। लेकिन क्या करना है योगात्मक तत्समक के लिए? इसकी आइडेंटिटी नहीं चेंज होनी चाहिए। तो कभी भी योगात्मक तत्समक कोई भी संख्या लेंगे उसमें 0 जोड़ेंगे तो उसका मान नहीं बदलेगा। तो यही है कि 0 ही हमेशा क्या होता है? योगात्मक तत्समक। कभी भी पूछेगा योगात्मक तत्समक पेपर में, उसका आंसर 0 होगा। देखिए फिर ये वही बात लिखा है सेम सेम जो अभी बताए हैं। फिर अब ये साहचर्य प्रगुण है। ये साहचर्य प्रगुण से पहले यहीं पे अगर योगात्मक तत्समक हम लोगों ने देखा है, तो यहीं पे गुणात्मक तत्समक भी देख लेते हैं। यहाँ पे योग की जगह पर क्या हो जाए? गुणात्मक, ये फर्स्ट सेमेस्टर में बताया गया था, गुणात्मक तत्समक। ठीक, तत्समक, तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी, गुणा का मतलब होता है गुणा करने पे उसकी आइडेंटिटी ना बदले। ऐसे 5 ले लेते हैं, इसमें किस संख्या का गुणा करेंगे कि ये इसकी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, यानी 5 ही रहेगा? तो 1, तो ये हो जाएगा 5। यानी कि हमेशा अगर किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या होती है। यानी गुणात्मक तत्समक हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब विश्वास नहीं है तो ये देखिए, अगर 5 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो आइडेंटिटी ये खो देगा ना, ये 10 आ जाएगा। तो ऐसा करना है कि आइडेंटिटी ना खोए। तत्समक का मतलब तटस्थ रहे, वही रहे वैल्यू। तत्समक का मतलब ही वही रहे। योगात्मक मतलब जोड़ने पे, गुणात्मक मतलब गुणा करने पे। आप समझ में आ गई ये बात। अब आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं साहचर्य प्रगुण क्या होता है। ठीक, ये सब इम्पोर्टेंट है और ये बातें आगे काम आएंगी। ठीक, और ये सीटेट में भी आता है, तो देखिएगा, और ये सब भूल भी जाता है। साहचर्य प्रगुण का मतलब ये है, जैसे 3 संख्या है, 2, 3 और 5, चाहे कुछ भी 3 संख्या ले लीजिए, इसको अगर जोड़ना रहे तो अगर हम ये कह दें कि पहले 2 + 3 को जोड़ दें और फिर +5 को करें, यानी पहले कोष्टक सॉल्व होता है, बोर्ड मास में आप लोगों ने पढ़ा है, तो पहले ये कोष्टक में 5 हो जाएगा और +5 करेंगे तो ये 10 आ गया, ये कर दिए। अब दूसरी बार क्या करेंगे, जैसे 2 को पहले लिख दिए और प्लस, अब इसके साथ इसको कोष्टक में लिख दें, यानी कि 3 और 5 को पहले जोड़िए। ये कोष्टक में 3 और 5 है तो पहले ये सॉल्व होगा, तो ये 8 हो गया +2, यानी कि 10 हो जाएगा। यानी कि साहचर्य का मतलब ये है किन्हीं 2 युग्मों को अलग अलग युग्म बना के, तीनों संख्या में या 4 भी संख्या ले सकते हैं, कैसे भी जोड़ेंगे तो वैल्यू उतना ही होगी। यानी योग का क्रम विनिमय नियम भी फॉलो होता है, योग का साहचर्य नियम भी फॉलो होता है। योग का क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और संवरक नियम, ये हो गया योग का। अब आते हैं घटाना पे। ठीक, ये वही बातें लिखी हैं जो बताया गया है। ठीक, अब आगे चलते हैं घटाने पर संवरक का प्रगुण।
ठीक, संबरक का मतलब क्या होता है कि पूर्ण संख्या अगर घटाई जाए तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। संबरक का मतलब तो यही है, और ये घटाना है तो बीच में घटाना। अब इसको चेक करते हैं। एक पूर्ण संख्या आपने ले लिया 5 और एक ले लिया 2, घटाएंगे तो 3 आ गया, यानी पूर्ण संख्या आया क्या, पूर्ण संख्या, यहाँ पे फॉलो हो गया। 6 में 2 घटा दिए तो 4 आ गया, फॉलो हो गया। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया जा रहा है, लेकिन अगर हम 5 में से 7 घटाते, ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2। ठीक, क्योंकि ये 5 रुपया है, 7 रुपया हो गया कर्जा, तो -2 रुपया हो गया। इसको आगे बताएंगे कैसे जोड़ा जाता है अच्छे से, लेकिन ये -2 आ गया। और पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, 0 से शुरू होता है, यानी माइनस वाला पूर्ण में नहीं होता है, यानी कि ये संबरक नियम घटाने का फॉलो नहीं करता है। पूर्ण संख्या पर घटाने का संबरक नियम फॉलो नहीं होता है। वो सीधा देगा पेपर में कि क्या इनमें से किसमें पूर्ण संख्याओं में संबरक नियम फॉलो होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ऐसे दे देगा ऑप्शन, या उसके हिसाब से देगा। तो आपको जब संबरक का मतलब पता रहेगा तो घटा के देख लेंगे। आप लोग कुछ भी रटना नहीं है, बस सीखना है। क्या करना है, मैथ को सीखना है और इसको नोट्स बनाएंगे अच्छे से तो आ जाएगा समझ में। देखिए आगे यही बात लिखा होगा। 8 में से 5 घटा दिए, पूर्ण संख्या आ गई। 5 में से 9 घटा देंगे तो -4, ये पूर्ण संख्या नहीं है। 10 में से 0 घटा दिए, पूर्ण संख्या है। ठीक, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ फॉलो हो गया, यहाँ फॉलो हो गया, यहाँ नहीं हुआ, यानी कि हमेशा फॉलो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि फॉलो नहीं होगा, लेकिन हमेशा फॉलो नहीं होगा। ठीक, ये लिखा है अतः घटाने की संक्रिया पर पूर्ण संख्याओं के लिए संबरक नहीं है। अब यही प्रश्नावली है और इसमें वही सब क्वेश्चन दिया है, आप लोग इसको करिएगा। ठीक, ये देखिए लिखा है पूर्ण संख्याओं के ये घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय भी नहीं है। क्रम विनिमय भी नहीं होगा, क्यों, जैसे कि अगर हम 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन अगर 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 आ गया, यानी अलग अलग वैल्यू आ गई, ये अलग और ये अलग, यानी दोनों समान नहीं है, तो क्रम विनिमय नियम फॉलो नहीं होता है। ठीक, अब आ गए फिर इसी तरह से वो साचार्य नियम भी फॉलो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जैसे देखिए 2 हो गया, ठीक, वो भी फॉलो नहीं होगा, यानी घटाने वाले में फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक, इसको छोड़िए। अब इसके बाद आइए गुणन पे। ठीक, गुणा करके देखते हैं गुणन का संबरक नियम। संबरक का मतलब कि पूर्ण में पूर्ण का गुणा करेंगे तो पूर्ण ही आएगा। जैसे 0 में किसी संख्या का गुणा कर देंगे, ठीक, तो 0 ही आएगा। 0 क्या है, पूर्ण संख्या, ये तो हो गया फॉलो। 5 में 3 का गुणा कर देंगे 15 आ गया, तो ये फॉलो हो रहा है। ठीक, पूर्ण में पूर्ण का गुणा करेंगे तो पूर्ण संख्याओं में संबरक नियम गुणा का फॉलो हो रहा है, यानी हमेशा संबरक नियम फॉलो होगा। यही करना था बस। ठीक, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होती है, यानी सदा होगा, हमेशा होगा पूर्ण संख्या, तो ये संबरक नियम फॉलो करेगा। ठीक, ये हो गया। क्रम विनिमय नियम गुणा में फॉलो होगा। देखिए कैसे, 0 में 3 का गुणा करिए, 3 में 0 का गुणा करिए, हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। 5 में 3 का गुणा करिए या 3 में 5 का गुणा करिए, हमेशा आएगा 15। तो गुणा वाला भी क्रम बदल के करेंगे गुणा, तब भी फॉलो होगा। इसी प्रकार से साचार्य नियम भी फॉलो होगा। ठीक, अब ये वही लिखा है कि प्रयास करिए गुणा का क्रम विनिमय नियम प्रगुण की पुष्टि कीजिए, तो ये वही लिखा है। 2 में 3 का गुणा करिए, 3 में 2 का गुणा करिए, आएगा सेम, तो ये हमेशा फॉलो करेगा। अब ये है शून्य का गुणन प्रगुण। ये यही बताया गया है यहाँ पे, इस शून्य में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे, शून्य गुणे एनी नंबर, हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। यही है शून्य का। ठीक, किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल हमेशा शून्य होगा, यानी शून्य में किसी संख्या का गुणा करेंगे शून्य होगा। गुणन का तत्समक बता दिए हैं कि हमेशा 1 होगा। ठीक, ये हो गया है, यानी 1 का गुणनफल वही संख्या आती है, यानी 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ये हो गया है। गुणन का साचार्य नियम भी फॉलो होगा। जैसे 3, 8, 5 है, तो पहले 3 में 5 का गुणा करिए, फिर 8 का करिए, या 5 में 8 का करिए, फिर 3 का करिए, वैल्यू तो वही आएगी। तो ये साचार्य प्रगुण गुणन में भी फॉलो होता है। ठीक, ये लिखा है पूर्ण संख्याओं में साचार्य है। ये करके भी आप लोग देख लेंगे एक दो एग्जाम्पल। ठीक, तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, ये सब जानना चाहिए तीनों चीज। क्या क्या, संबरक, क्रम विनिमय
और साहचर्य। ठीक, ये 3 चीज़ें आप लोगों को पता रहनी चाहिए। अब देखेंगे गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम। ठीक, वितरण का मतलब होता है गुणन में योग का वितरण। यानी पहले क्या था, केवल गुणा वाले को चेक कर रहे थे या माइनस को चेक कर रहे थे या प्लस को, लेकिन गुणा के साथ अगर प्लस आ जाए तो उसको कैसे करेंगे और उसको देखेंगे कैसे होता है। और ये एकदम इम्पोर्टेंट है बीजगणित के लिए भी। इसको इम्पोर्टेंट इसलिए कर लिए क्योंकि इसको सीखना है, आता भी है आप लोगों को। जैसे हम कह दें कि ये 2 + 3 है, ठीक, और ये गुणा है किसमें, 5 में इसका गुणा किया जा रहा है। तो ये मैथमेटिक्स है। तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5 और 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व किए क्योंकि कोष्टक पहले सॉल्व करेंगे। लेकिन ये वितरण नियम क्या कहता है, ये योग का वितरण हुआ कि नहीं हुआ है, 2 और 3 हुआ है और गुणा की संक्रिया हो रही है। यानी 5 कोष्टक से पहले ये गुणा है, ठीक, कोष्टक से पहले क्या है, गुणा है और योग का वितरण हो रहा है भीतर। और इसके कहने का मतलब ये है कि 5 में एक बार इसका गुणा करेंगे यानी 5 × 2, बीच में प्लस है तो प्लस, और 5 में एक बार 3 का गुणा करेंगे, 5 × 15। और ये बीज गणित में बहुत काम आएगा, अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तो ये काम आएगा। तो इसको याद करिए, एक बार भीतर वाले का इसमें गुणा और एक बार इसमें गुणा, तो ये कितना आ जाएगा, 10 और + 15 25 आ जाएगा। ठीक, यानी कि और देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर प्लस रहता 2 + 3 तो ये कोष्टक से पहले प्लस है तो प्लस करना है, और कोष्टक से पहले अगर गुणा है तो गुणा करना है। और कोष्टक के पहले अगर कुछ भी चिन्ह नहीं है, ऐसे लिखा है, यहाँ पे कोष्टक से पहले कुछ भी चिन्ह नहीं है तो इसको गुणा मानेंगे। जैसे यहाँ पे गुणा लिखे हैं, ये नहीं भी रहेगा तो इसको गुणा मानेंगे, इतना भी ठीक है। ये 3 चीज आप लोगों को पता रहनी चाहिए। जैसे ये दिखाया है 9 × 8 + 4, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 9 का गुणा करेंगे 108 आ जाएगा। और इस तरह करके देखेंगे, एक बार 9 में 8 का गुणा, एक बार 9 में 4 का गुणा, तो 9 में 8 का गुणा 72 और ये 36, तो ये क्या आ गया, 108। तो ये वितरण नियम को समझना है, जो कि बीज गणित में फार्मूला बनाने में, सर्वसमीका बनाने में भी काम आएगा। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है। तो वितरण नियम को समझ गए। अब घटाने का वितरण कैसे होगा, कि अगर 9 गुणे है, यही सवाल में अगर 8 - 4 है तो ये घटाने का वितरण हुआ है। तो एक बार 9 × 8 करेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस, और 9 × 4 करेंगे। ठीक, इतना आ गया कन्फर्म। ये वितरण नियम आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद अब आगे चलते हैं। ये वही लिखा है घटाने का नियम। ये बस रूल, ऐसे फार्मूला मत लिखिए, बस ये जान जाइए। जैसे 5 है, गुणते हैं 6 + 7 और +4 है। ये जरूरी नहीं कि 2 ही संख्या पे 3 रहे 4 रहे, कितना भी भीतर लिख दिया जाए। तो इसका मतलब 5 × 6, 5 × 7 + 5 × 4, ऐसे भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। या तो इसको कोष्टक को सॉल्व करिए पहले, फिर गुणा करिए। तो ये वितरण नियम इसलिए है कि बीज गणित में इसको समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक, तो गुणन में घटाने का वितरण नियम लागू है। यानी 4 नियम हो गया, एक वितरण नियम, गुणा करके वितरण, तो गुणे का वितरण नियम। ठीक, तो ये हो गया। अब ये वही है, 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको ऐसे गुणा करिए या इसको उल्टा करके गुणा करिए, क्रम विनिमय करना है, 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक, तो ये सब है। आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से समझाया भी गया है। अब देखते हैं भाग का, पूर्ण संख्याओं में भाग का देखेंगे अगर संक्रिया, तो ये गुणा का उल्टा होता है। जैसे अगर हम करें 6 गुणते में 5 तो 30 आ गया है, और 30 में अगर हम 5 का भाग दे देंगे तो 5 × 6 = 30, या 30 में 6 का भी भाग देंगे तो 5 ही आ जाएगा। यानी कि ये 6 में 5 का गुणा गया है 30, यानी 30 में अगर 5 का भाग देंगे तो 6 आएगा, और 30 में 6 का भाग देंगे तो 5 आएगा। संबरक प्रगुण क्या है, ठीक, यानी पूर्ण में पूर्ण का भाग देंगे तो पूर्ण संख्या आनी चाहिए। अब देखेंगे, अब ध्यान से, जैसे ये पूर्ण संख्या हो गई 2 और इसमें भाग देंगे 1 का तो 2 ही आ गया, पूर्ण संख्या आ गई। अब जैसे 17 है और 4 है, इसमें भाग देंगे दशमलव में आ जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। फिर अगर ये भी बात करें, अगर 2 और बटा में 0 कर देंगे, तो अगर 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, यानी नीचे 0 है ऐसे लिखेंगे, तो इसको अनडिफाइंड होता है, भाग नहीं जाता है। ठीक, अब 0 ऊपर है 2 है, ऐसे भाग देंगे तब तो 0 आ जाएगा। ठीक, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे 0 आएगा, लेकिन 0 का भाग देंगे यानी 0 से भाग देंगे अगर,
तो ये क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, यानी नीचे जीरो रहेगा। ठीक, तो ये अनडिफाइंड आता है। तो यानी संवरक प्रगुण फॉलो ही नहीं हो रहा है, अनडिफाइंड आ जा रहा है। तो देखिए लिखा है संवरक नहीं है। ठीक, शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का प्रगुण, जैसे ये कहा गया है 8 में 0 से भाग दीजिए। ये परीक्षण कैसे किया जाएगा, आप लोग को एक बात बताना चाहिए कि जो गुणा है वो योग की प्रक्रिया है। ठीक, भाग है वो घटाव की प्रक्रिया, यानी घटाना की। ये कैसे है इसको समझते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे कि 2 अगर 3 बार जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन इसको 3 बार जोड़ के ना, अगर हम 3 बार अगर 2 ही एक ही संख्या जोड़ा गया है तो 3 का सीधा गुणा कर देंगे तो 6 आ गया। यानी जो जोड़ रहे हैं वो सीधा गुणा कर देंगे। और भाग जैसे अगर हम कहें 8 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। 8 में 2 का भाग दे दे रहे हैं तो 4 आ जा रहा है। लेकिन ये 4 कैसे आया है, 8 का ये कितना भाग है, यानी 2 कितना भाग है। तो 8 में से पहले 2 घटाएंगे तो 6 आ गया, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ गया, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ गया, 2 में से 2 घटा देंगे 0। यानी 4 बार घटाने पे ये पूरा पूरा भाग खत्म हो जा रहा है। यानी 4 भाग में 8 को बांट सकते हैं। यानी 8 है संख्या और 2-2 बांटना है प्रत्येक व्यक्ति को, तो 4 ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो बस भाग का मतलब यही है। अब ये 8 में 0 का भाग देना है ऐसे। ठीक, तो 0 अगर बांटेंगे तो हमेशा 8 बच जाएगा। 0 कैसे बांटेंगे, 8 में कितने व्यक्तियों को बांट सकते हैं, कुछ डिफाइंड है, नहीं डिफाइंड है। अगर होता कि 8 में 1 का भाग दीजिए तो एक एक 8 व्यक्तियों को बांटा जा सकता था। चाहे कुछ भी बांटना हो, पेन बांटना हो, लड्डू बांटना हो या कुछ भी बांटना हो, तो यही बस समझना है कि 8 में अगर 0 का भाग देंगे तो ये डिफाइंड नहीं होगा। देखिए 0 घटाएंगे तो 8 ही आएगा, फिर 0 घटाएंगे तो 8 ही आएगा, फिर 0 घटाएंगे तो 8 ही आएगा। जैसे 2-2 घटा रहे थे। ठीक, तो ये समझना है बस यही कि किसी में भी अगर 0 का भाग देंगे किसी भी पूर्ण संख्या में तो ये अनडिफाइंड आएगा, यानी डिफाइंड नहीं होगा कि उसका वैल्यू कितना आएगा। यही बात समझना था। ठीक, पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, यानी इसकी कोई फिक्स ही नहीं है कितना आएगा, परिभाषित ही नहीं है, अनडिफाइंड है। अगर 1 का भाग देंगे किसी भी संख्या में, जैसे 5 में 1 का भाग दे देंगे तो 5 ही आएगा, 1 का भाग देंगे तो वही संख्या, 0 का भाग देंगे तो अनडिफाइंड। इतना हो गया कंफर्म। अब शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। ठीक, शून्य में किसी शून्येतर, यानी ये कहने का मतलब ये है कि शून्य में भाग देना है। किसका भाग देना है, शून्येतर का मतलब है कि शून्य से इतर। ठीक, ये जो भी अगर आप लोग क्या करते हैं और संधि आती होगी या कुछ भी सोचिए, शून्य प्लस इतर, इतर मतलब अलग, यानी शून्य से इतर, शून्य से अलग अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे, शून्येतर कहीं भी लिखा रहेगा इतर करके, तो इसका मतलब यही है कि उससे अलग, यानी शून्य से अलग अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे, यानी 5, तो ये हमेशा क्या आएगी वैल्यू, 0। ठीक, 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, क्योंकि 0 को बांट ही नहीं सकते, 0 है तो उसको क्या बांटेंगे। ठीक, तो यही है कि किसी भी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर 0 में 0 आता है, ये ऊपर बताए भी थे। अब शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर, जैसे कहेंगे कि 5 है, 1 है शून्येतर, यानी शून्य नहीं है ये, शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर पूर्ण संख्या। ठीक, और इसी में उसी से भाग देंगे, यानी 5 है 5 का तो 1 ही आएगा, ये भी आप लोगों को पता है। तो ये अब ये अभ्यास है, अब करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है परीक्षा में, तो इसको अभाज्य संख्या जब पढ़ेंगे, जब एलसीएम बताएंगे तब उस समय बता देंगे। ठीक, अभाज्य संख्या कैसे निकाली भी जाती है, निकालने का भी तरीका आसान है। तो अब देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये लिखा है पहला रिवीजन कि पूर्ण संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक, 2 पूर्ण संख्याओं को, तो योगफल हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ये योग का संवरक नियम फॉलो हो गया। 2 पूर्ण संख्याओं में योग पर क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी क्रम विनिमय नियम प्रगुण है, यानी क्रम बदल के जोड़ेंगे तब भी। 0 जोड़ेंगे किसी भी संख्या में तो योगफल वही होगा, यानी कि 0 हमेशा क्या है, योगात्मक तत्समक है। ठीक, और 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक। 3 पूर्ण संख्या को जोड़ते समय किन्हीं 2 समूह, यानी साहचर्य नियम वाला, जैसे 2 + 3 + 4, ये भी करेंगे, ये वाला भी फॉलो होता है। घटाने का संवरक नहीं फॉलो होता है, देखिए क्योंकि माइनस आ जाता है। गुणनफल का सदैव गुणनफल में सब फॉलो होता है।
यानी घटाना और भाग में नहीं फॉलो होता है, मेन यही है। इसको आप लोग देख लीजिए, शून्य से गुणा करेंगे तो हमेशा शून्य आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, ठीक। 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा, और 0 में किसी का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। वही सब लिखा है, ये सब आप लोग देखिएगा। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। पूर्णांक का हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और आप लोगों को बस एक बात बता दें कि आप लोग इसका नोट्स बनाइएगा। नोट्स कैसे बनाना है आप लोग को ये बता दें। जैसे आप लोगों को सबसे पहले हमने क्या बताया, प्राकृतिक संख्या, तो उसके बारे में डिफिनीशन लिखिए और उसका एग्जाम्पल 1 2 3 4 ऐसे लिखिए। फिर इस पे जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन करके उसका सोल्यूशन करिए। नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके फिर से सुनिए और उसको देखिए कैसे हो जा रहा है। नहीं तो इस बुक को PDF भी खोल के देख सकते हैं। और लिखना तभी है जब समझ में आए, नहीं लिखना है तो आप लोग कमेंट में डाउट करिए। अगले वीडियो में उस कमेंट को क्या हम करेंगे, फिर से समझा देंगे, ठीक। तो आप लोग को बस क्या करना है, जब तक समझना नहीं है तब तक आगे नहीं बढ़ना है। और धीरे धीरे फिर प्राकृतिक के बाद पूर्ण संख्या, फिर उसमें अनुवर्ती पूर्ववर्ती बताया गया, सबसे बड़ी संख्या लिखना बताया गया, फिर उसके बाद वो क्रमागत वाला क्वेश्चन बताया गया, फिर ये साहचर्य प्रगुण वगुण बताया गया कैसे जोड़ना है। तो ये अगर बेस अगर क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, तो मैथ अगर बेस के बाद एकदम इतना इजी लगेगा आपको लगेगा। लेकिन इसको क्या करना है, अपने व्यवहार में लाना है। व्यवहार में लाने के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और दूसरी बात, जो भी पढ़ेंगे नोट्स बनाएंगे, इसका हर एक 2-3 दिन पे पीछे मुड़ के रिवीजन करना है। और जो भी क्वेश्चन दिया है आप लोगों के किसमें, आपके पास जो भी DLED की मैथ बुक है, ठीक, या SCERT की बुक है, या ये 6 से 8 वाली बुक, ये 6 वाली बुक, इसमें से अगर आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे तब भी सही है। तो इसको हम लोग कल करेंगे, पूर्णांक को इसको अच्छे से करेंगे और ये एकदम इम्पोर्टेंट रहेगा आगे के लिए। इसके बाद परिमेय संख्या, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, 30-35 मिनट, 20-25 मिनट बस बहुत है। क्योंकि आप लोगों को लोड न पड़े, क्योंकि आप लोग खुद नहीं रिवाइज करेंगे तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का। तो ठीक है, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिसको नहीं पता है। और यहाँ पे एकदम बेसिक से मतलब कि एकदम 0 लेवल से। और मेरी गारंटी है कि किसी का बैक वो मैथ यहाँ पे सीखेंगे और अच्छा सीखेंगे। और जो लोग तेज हैं पढ़ने में उनको भी बीट करना है। और कैसे बीट करेंगे, मेहनत से, ठीक। कुछ भी असंभव नहीं है, जो नहीं आता है उसको सीखना ही पड़ता है। तो ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन